Hello everyone. In our last lecture we have discussed about the two important laws of absorption, that is Beer's law and the Lambert's law. This is the third part of the lecture related to UV visible spectroscopy, in which we are going to discuss about deviations and the applications of Beer's Lambert's law. हमारे पिछले लेक्चर में हमने एक सैंपल होल्डर के एग्जाम्पल से समझा था कि अकॉर्डिंग टू बियर्स law, the decrease in intensity of light due to absorption of radiation with concentration of the medium is directly proportional to incident light. और Lambert's law के according, the decrease in intensity of light due to absorption of radiation with thickness of the medium is directly proportional to intensity of incident light. Beer's law डिपेंड करती है हमारे concentration पर और लैम्बर्ट्स लॉ डिपेंड करती है हमारे थिकनेस ऑफ द मीडियम पर। दोनों ही लॉ को कंबाइन करके हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया था, जो था A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CT, वेयर A इज द एब्जॉर्प्शन, एप्सिलॉन इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम एंड T इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम। अब बात करते हैं डेविएशंस फ्रॉम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ की। कोई भी सिस्टम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ को ओबे करता है जब हमें कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस के बीच एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिले। इस प्लॉट को हम कर्व करते हैं एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन को लेकर और वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस को लेकर के। यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है वो ओरिजिन से पास होती है। ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है बाय पिकिंग द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या हम रिग्रेशन फॉर्मूले का यूज करके स्ट्रेट लाइन को ऑब्टेन करते हैं। ये हमारा प्लॉट है जहां पर हमने एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन लिया है और वाई एक्सिस पर हमने एब्जॉर्बेंस लिया है। हमें बीच में एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब बात ये आती है कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन कर्व ना मिले तो क्या होगा। अगर हमें स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है हमारा सिस्टम डेविएट हो रहा है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ से, और इसे ही हम डेविएशन फ्रॉम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव डेविएशन रिजल्ट्स व्हेन अ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर चेंज इन एब्जॉर्बेंस, and the negative deviation results when a large change in concentration produces a smaller change in absorbance. यहाँ इस फिगर में हम देख पा रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जो आइडियल स्ट्रेट लाइन है, और अगर हमारी आइडियल स्ट्रेट लाइन नहीं ऑब्टेन हो रही है तो ये हमारी पॉजिटिव डेविएशन है और ये हमारी नेगेटिव डेविएशन है। Now what are the reasons behind these deviations? पहला और इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो बियर्स लॉ है वो सक्सेसफुली डिस्क्राइब होती है ऐसे सॉल्यूशन से जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। इन सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो हम कंसीडर कर सकते हैं 10 माइक्रोग्राम से 200 माइक्रोग्राम पर ml का हो सकता है। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डेविएशन होगा। इसके अलावा केमिकल डेविएशंस और इंस्ट्रूमेंटल डेविएशंस भी हैं। केमिकल डेविएशन का पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो भी सॉल्यूशन हम लेने जा रहे हैं उसमें जो भी आयंस है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस है, वो एसोसिएशन ना शो करें टाइम के साथ, ये हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम मिथाइलिन ब्लू का एग्जांपल ले रहे हैं और उसका एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 मोलर है, तो इस कंसंट्रेशन पर मिथाइलिन ब्लू मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका लैम्डा मैक्स होता है 660 नैनोमीटर। बट अगर हम कंसंट्रेशन को अबव 10⁻⁻5 मोलर पर ले जा रहे हैं, इस कंडीशन में मिथाइलिन ब्लू डाइमर और ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका लैम्डा मैक्स 600 नैनोमीटर हो जाता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो मोनोमर है उसका लैम्डा मैक्स 660 नैनोमीटर है और जो डाइमर्स एंड ट्राइमर्स है उसका लैम्डा मैक्स 600 नैनोमीटर है। तो हमें यहाँ डेविएशन देखने को मिल रहा है।
सेकंड जो इम्पॉर्टेंट केमिकल डेविएशन है वो डिसोसिएशन के हिसाब से होता है। अगर कोई भी कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्यूशन में डिसोशिएट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डाइक्रोमेट का अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो हमें ऑरेंज कलर का मिलता है और उसका लैम्डा मैक्स 450 नैनोमीटर का होता है। बट अगर हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। अब जो हमें आयन मिल रहा है वो क्रोमेट आयन है और इसका लैम्डा मैक्स 410 नैनोमीटर होता है। तो हमारा जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उसमें आयंस एसोसिएट या डिसोशिएट ना हो। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो डेविएशन शो होगा। इसके साथ ही साथ जो भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें प्रेजेंट हुआ कोई भी मटेरियल कोएगुलेट नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन में कोएगुलेशन होगा तो डेविएशन शो होगा। एब्जॉर्बिंग मटेरियल के साथ साथ सॉल्यूशन में कोई भी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट हो रही है तो हमें उसे मिनिमाइज़ करना है, हमें क्लियर ग्लासवेयर्स यूज़ करने हैं और इसके साथ ही साथ हमारा सॉल्यूशन भी क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद फिल्टर करते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर डेविएशन इज़ पॉलीमराइजेशन। जो भी कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट में वो पॉलीमराइजेशन ना शो करे, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजील अल्कोहल को हम यूज़ कर रहे हैं ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ, यहाँ पर फॉर्मूला CHCl3 होना चाहिए। अगर हम बेंजील अल्कोहल को ट्राइक्लोरोमीथेन में लेते हैं तो वो पॉलीमराइजेशन शो करता है और इस पॉलीमराइजेशन की वजह से डेविएशंस होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें कोई भी कंपाउंड ऐसे सॉल्वेंट के साथ नहीं यूज़ करना है जो पॉलीमराइजेशन शो करे। नेक्स्ट, जो भी हम इम्प्यूरिटी ले रहे हैं, जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर उसमें प्रेजेंट हुई इम्प्यूरिटी का जो भी वेवलेंथ है वो हमारे ड्रग के लैम्डा मैक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम पैरासीटामोल ले रहे हैं उसका लैम्डा मैक्स 243 नैनोमीटर है तो इस सॉल्यूशन में कोई भी ऐसी इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए जिसका लैम्डा मैक्स 243 के आसपास हो। अगर ऐसी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी तो डेविएशन कॉज होगा। इसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी कलर्ड सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं तो वो टाइम पास होने के साथ साथ उसका कलर चेंज ना हो। अगर कलर चेंज होगा तो भी डेविएशन होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल डेविएशन सस्पेंशन की वजह से भी हो सकता है। कभी भी हम सस्पेंशन का एस्टिमेशन इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके नहीं करते, हम सस्पेंशन का एस्टिमेशन कैलोरीमेट्री मेथड से ही करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेविएशन इज़ ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। और इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी लाइट हम पास करें वो हमेशा मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, या हम कह सकते हैं लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, या और भी सिंपल टर्म में हम बात करें तो हम कह सकते हैं लाइट ऑफ सिंगल कलर। तो हमें हमेशा मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही यूज़ करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम इंस्ट्रूमेंट में स्लिट्स के थ्रू पास करते हैं, तो जो स्लिट्स का विड्थ है वो भी बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। अगर विड्थ प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारी अनडिज़ायरेबल रेडिएशंस इंस्ट्रूमेंट में जा सकती हैं, स्ट्रे रेडिएशन जा सकती है और हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती हैं। So these are the various reasons for deviations, which includes the chemical deviations and the instrumental deviations. Now, what are the applications of Beer-Lambert's law? The most important application is estimation of the drugs and the drug concentration. और ये दोनों ही हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम मेज़र करते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन मेज़र करते हैं। एब्जॉर्प्शन मेज़र करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं जिसमें हम वेवलेंथ को फिक्स कर देते हैं और टेम्परेचर को भी फिक्स रखते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। इस कंडीशन में जब हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या जिसे हम एप्सिलॉन या एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहते हैं उसे कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CT। और इस फॉर्मूले से जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू A अपॉन C, बिकॉज
T is always considered as unity. यहाँ पर जो एप्सिलॉन हमने मेज़र किया है या जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट हमने मेज़र किया है वो हर ड्रग की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और वो किसी भी कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होती। अब जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू हमें मिली है उसे हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करके या उसकी वैल्यू को हम टेबल से मैच करके, जो टेबल हमारे फार्माकोपिया में दिया है उससे मैच करके ड्रग को डिटरमाइन कर लेते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का है और इसमें हम कैलिब्रेशन कर्व मेथड का यूज़ करते हैं। कैलिब्रेशन कर्व मेथड में हम एक कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं जिसके लिए हमें डिफरेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन होता है। सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड ड्रग का यूज़ करके बनाते हैं और सभी सॉल्यूशन के एब्जॉर्बेंस को मेज़र करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से और एब्जॉर्बेंस को हम कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट करते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वी ऑलरेडी नो दैट एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है जो ओरिजिन से पास होता है। अभी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिला है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। हमने एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस लिया है। अब जब हमने स्टैंडर्ड कर्व प्लॉट कर लिया है तो हम एक अननोन सैंपल लेते हैं और उसको किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसकी एब्जॉर्बेंस को मेज़र करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से और इस कर्व पर इंटरपोलेट करके उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ पर अननोन का एब्जॉर्बेंस मिला है तो उसे हम कंसंट्रेशन के साथ इंटरपोलेट करके उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। अगर इस कर्व से हमें एक्सटेंशन कोफिशिएंट या एप्सिलॉन की वैल्यू को ऑब्टेन करना है तो वो हमें मिलेगा स्लोप ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व से। बट इस मेथड के सर्टेन प्रिकॉशंस हैं, उन प्रिकॉशंस को हमें ध्यान रखना है। पहला और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि हमें डाइल्यूट सॉल्यूशंस को ही प्रिपेयर करना है, जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ उसी कंसंट्रेशन रेंज को ही चूज़ करना है जिसमें हमें लीनियर लाइन मिले। दूसरा और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि हमें हमेशा एब्जॉर्बेंस 1 से बिलो ही मिलनी चाहिए, ये हमारे एरर को रिड्यूस कर देती है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि हमें जो भी लैम्डा मैक्स वैल्यू चूज़ करनी है वो बहुत ही ध्यान से हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच करके ही चूज़ करनी है, जिससे जो भी हमारा रिजल्ट हो वो बहुत ही प्रॉपर हो। इसके साथ ही साथ हमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही चूज़ करनी है। जैसे हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ से जा रही है, लेकिन हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही चूज़ की है और इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट से ही हमें एक फॉर्मूला मिलता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिलता है। उस इक्वेशन से हम अननोन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट। तो आज हमने जाना कि क्या रीजन्स हैं जिनकी वजह से बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ की वजह से डेविएशन शो हो सकता है, बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ पे डिपेंडिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही साथ हम कैलिब्रेशन कर्व को ड्रॉ करके अननोन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे।